नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि किसानों को डराने के लिए बीजेपी कितने भी प्रयास कर ले वो नाकाम रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए यह भी कहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही बीजेपी किसानों को डराने की चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले वो नाकाम रहेंगे। वो भूल गए हैं कि किसान अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। किसान खेती बचाने के लिए निकले हैं और उनके संघर्ष को दबा नहीं पाओगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं किसान नेता दर्शन पाल ने यह कहा है कि कर्ज मुक्ति, किसान पेंशन, फसल बीमा की मांग हमने छोड़ी। हमारी 4 मांगों में से सरकार ने सिर्फ 2 छोटी मांगें मानी हैं। सरकार 2 मांग पर यह कह रही है कि किसान मानते नहीं है, तो ये हास्यास्पद है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। किया कि आउटर रिंग रोड के ऊपर ये किसानों की परेड, ट्रैक्टर परेड होगी। इसका हमने ये भी ऐलान किया है कि ये परेड कोई वायलेंट नहीं होगी, ये कोई ऑफिशियल परेड को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये जो कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के ऊपर जाएंगे, ये लाल किले जाएंगे, ये फला जगह जाएंगे, वो एकदम ठीक बात नहीं है। हम बिल्कुल शांतमय तरीके से आउटर रिंग रोड पर जाएंगे। आउटर रिंग रोड पर जाने के लिए कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, क्योंकि इसका जो डिसाइड हम और माइन्यूटली करेंगे, क्योंकि कल को सुप्रीम कोर्ट में इसका केस लगा हुआ है और उसके बाद गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत है। ये पूरी चीज़ों को देखते हुए हम पूरा परेड का जो और डिटेल्स है इसको अनाउंस करेंगे। अधिकांश हमारे जो कोर कमेटी के मेंबर हैं 5-7, वो 7 लोग उस रूट पर निकलेंगे गाड़ी लेके और वहाँ ये तय करेंगे कि किस रोड टर्न पर मुड़ना है, कहाँ मेडिकल देंगे, कहाँ हम ट्रैक्टर रिपेयरिंग के लिए एक छोटा सा मोबाइल वर्कशॉप रखेंगे और कहाँ से ट्रैक्टरों को वापस कराना है। देखिए, हम नहीं अड़े हैं, सरकार अड़ी है। हमारी 12 मांगे थी, 12 में से हमने केवल 2 मांग पर आए। 2 मांग से पीछे हम नहीं हो सकते। सरकार बार बार ये कहती है कि किसान अड़े हैं, हम कहते हैं कि सरकार अड़ी है। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान मोर्चे के सदस्य योगेंद्र यादव ने यह कहा है कि बैठक में हमने ये तय किया कि 26 जनवरी को किसान परेड का आयोजन दिल्ली के अंदर किया जाएगा। यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा पर आयोजित की जाएगी। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम आशा करते हैं दिल्ली और हरियाणा के पुलिस प्रशासन किसानों की ट्रैक्टर रैली परेड में कोई बाधा नहीं डालेंगे और चाहे ट्रैक्टर हो या फिर गाड़ी, हर वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज होगा या फिर किसी किसान संगठन का झंडा होगा। 4 दिन पहले जनवरी रिपब्लिक डे प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ बताया था। आप में से साथियों ने पूछा था कि जी एग्जैक्टली क्या होगा। हमने कहा था 17 तारीख को मीटिंग है, 17 तारीख को मीटिंग में हम फैसला लेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। तो उसी के हिसाब से आज हमने जो तय किया है उसके 5 सूत्र मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यही बात हम एक लिख के अंग्रेजी में भी रिलीज कर देंगे। पहला, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। 2 तारीख को हम घोषित कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। गणतंत्र दिवस क्या है? गण ऊंचा है, बाकी सब छोटा है, जनता ऊंची है, सर्वोच्च है। उसे हमारा जवान मनाता है यूनिफॉर्म पहन के, लेकिन ये जो जवान है ये तो यूनिफॉर्म में किसान है, तो किसान भी मनाएगा अपने गण की संप्रभुता का उत्सव। पॉइंट नंबर 1। 2, यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की। पीएम मोदी ने आज 8 ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाई जो गुजरात की केवड़िया जाएगी। और ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि इस पर्यटक स्थल की पहुंच देश के हर कोने तक पहुंच सके।
इस मौके पर पीएम मोदी ने यह कहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा पर्यटक पहुंचने लगे हैं। लोकार्पण के बाद से अब तक करीब 50 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं। देखने के लिए अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। अपने लोकार्पण के बाद करीब करीब 50 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं। कोरोना में महीनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर केवड़िया में आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, भविष्य में हर रोज 1 लाख तक लोग केवड़िया आने लगेंगे। आज केवड़िया का देश की हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना पूरे देश के लिए एक अद्भुत क्षण है। हमें गर्व से भरने वाला पल है। थोड़ी देर पहले चेन्नई के अलावा वाराणसी, रीवा, दादर और दिल्ली से केवड़िया एक्सप्रेस और अहमदाबाद से जन शताब्दी एक्सप्रेस केवड़िया के लिए निकली है। इसी तरह केवड़िया और प्रतापनगर के बीच भी मेमू सेवा शुरू हुई है। डभोई चांदोद रेल लाइन का चौड़ीकरण और चांदोद केवड़िया के बीच की नई रेल लाइन अब केवड़िया की विकास यात्रा में नया अध्याय लिखने जा रही है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है और वहीं 26 जनवरी की परेड को लेकर के पंजाब में अलग अलग जगहों पर हर दिन ट्रैक्टर रैलियां की जा रही हैं। कपूरथला में पंजाबी कलाकार देवेंद्र दयालपुरी ने भी शिरकत की और मोदी सरकार पर निशाना साधा। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜਨ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਹਾਕੁੰਭ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹਾਮੀ ਹੱਸ ਕੇ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਕਿਤੇ ਵਿਸਵੰਬਰ ਚ ਬਿੱਧ ਮਾਤਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵੀ ਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਵੀ, ਯੂਪੀ ਨੇ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਘੇਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਈਆ ਵੇ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈਆ, ਸੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਛਾਈਆ ਵੇ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ, कैमरामैन राहुल के नाल सुनील गोगना। देश में कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच कई लोगों में वैक्सीन का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बताया है कि कोरोना टीकाकरण के बाद अब तक कुल 447 लोगों में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है और इनमें से 3 लोग अस्पताल में जिन्हें भर्ती करना पड़ा है। और इससे पहले दिल्ली में 52 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगने के बाद दिक्कत होने की खबर भी सामने आई थी। इनमें से कुछ को एलर्जी की शिकायत हुई तो कुछ को घबराहट हुई। इनमें से एक वर्कर को AEFI सेंटर भेजने की नौबत भी आई थी। फिलहाल कोरोना टीकाकरण के दूसरे दिन 17,072 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई और देश में अब तक कुल 2,24,301 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। और इस मसले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह बताया है कि शनिवार को प्रतिकूल प्रभाव के 51 मामूली केस सामने आए,
जिनमें कुछ को मामूली परेशानी हुई। हालांकि एक केस थोड़ा गंभीर था, उस शख्स को एम्स में भर्ती करवाया गया। जिस हेल्थ केयर वर्कर को एडमिट करवाया गया है उसकी उम्र 22 साल है और वो सिक्योरिटी में काम करता है। कुल मिलाकर के सिर्फ एक को ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, बाकी 51 को थोड़ी देर के निरीक्षण के बाद छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने यह कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दिन 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मणिपुर और तमिलनाडु में वैक्सीनेशन के 553 सेशन आयोजित किए गए हैं और जिनमें 17,072 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक कुल 2,24,301 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कोविड के टीकाकरण से संबंधित 447 AFIs रिपोर्ट हुई हैं और उनमें से केवल 3 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उन 3 में से भी एक जो नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती हुए थे उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसी प्रकार दूसरे जो हमारे एम्स दिल्ली में भर्ती हुए थे जा चुका है और एक जो तीसरे एम्स ऋषिकेश में हैं वो हैं अस्पताल में और उनकी स्थिति अच्छी है, बेहतर है। So one has been discharged from Northern Railway Hospital Delhi within 24 hours. Another has been discharged from AIIMS Delhi and one is under observation. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने यह कहा है कि कल तक लगभग 7,11,000 नई MSME इकाइयों को 23,533 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध करवाए गए। सरकार का यह प्रयास है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 20 लाख इकाइयों को ऋण उपलब्ध करवाया जाए ताकि युवाओं के लिए 80 लाख रोजगार पैदा हो सके। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट में कमी आ रही है और गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत अभी 19 तारीख को फिर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ विभागों के नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे और इसी में जहां एक और सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न बैंकों से समन्वय करके लघु एवं सूक्ष्म उद्योग की उद्यम इकाइयों का स्थापना की जा रही है जिससे कि रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों और ये कल तक 7,11,000 नई MSME इकाइयों को 23,533 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों द्वारा प्रदेश में वितरण किया गया है। इसका सभी बैंकों से निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 20 लाख इकाइयों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि इससे कम 80 लाख का रोजगार पैदा हो। ये प्रयास जारी है और अब तक जो विद्यमान इकाइयां हैं 4,37,000 उनको भी 11,100 करोड़ के ऋण वितरण हुए हैं। इस प्रकार लगभग 11,47,000 इकाइयों को इस वर्ष बैंकों द्वारा लगभग 34,600। राजधानी दिल्ली में सोमवार से स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए अपनी सहमति दे दी है और स्कूल खोलने की अनुमति सरकार ने कुछ नियमों के साथ दी है जिन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर यानी कि SOP कहा जाता है और स्कूलों को इन SOPs का पालन करना ही होगा। साथ ही छात्रों अभिभावकों से भी ये कराना अनिवार्य है। अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। छात्र केवल अभिभावकों की लिखित अनुमति के साथ ही स्कूल में एंट्री कर सकेंगे। जिन छात्रों के पास अभिभावकों द्वारा दिया गया कंसेंट लेटर नहीं होगा उन्हें स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने आज वेस्ट मिदनापुर में एक जनसभा को संबोधित किया जहां पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ है, लोग बोलते जरूर हैं बंगाल में कदम जमा नहीं पाएगी बीजेपी। कांग्रेस से बात करनी तो अदित चौधरी क्यों नहीं बात करते ममता जी से? उनको बोलिए वो चीफ मिनिस्टर है, वो एक MP है, वो बात करे। दीदी तो चीफ मिनिस्टर ऑल इंडिया फिगर है,
उनको आना चाहिए। अगर ममता बनर्जी कह देगी नहीं तो अलग मसला, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है बात का। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व की रमन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि राज्य में रमन सिंह के वक्त 15 साल सरकार को सिर्फ अधिकारी चलाते थे, हमारी सरकार को विधायक और मंत्री चलाते हैं। उनके विधायक और मंत्रियों की सरकार में चलती नहीं थी, उनके राज से तो हमारा राज अच्छा है और हमारे राज्य में प्रजातंत्र है। तैयारी चल रही, तैयारी किस तरह? वो हर साल चलता है कि कौन सी योजना लेना है नहीं लेना है। हर विभाग में कुछ नई योजनाएं होती है, पुरानी योजनाओं की समीक्षा होती है कि कितना हुआ, कितना आगे बढ़ना है। तो सारी चीज़ों की समीक्षा पहले सचिव स्तर पे होता है, फिर मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होती है। तो बजट की तैयारी हमारी चल रही है। रमन सिंह ने आज कहा है बातचीत में कि प्रदेश में वन मैन शो चल रहा है, विधायक मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही। इस तरह की अपनी व्यथा व्यक्त आज उन्होंने किया, क्या कहना है? हमारे में तो हमारी सरकार को तो विधायक चलाते हैं, विधायक और मंत्री चलाते हैं। 15 साल में तो केवल अधिकारी चला रहे थे, उनके मंत्री विधायक कुछ चलती नहीं थी। मंत्री विधानसभा में जवाब देते, फाइल मेरे पास नहीं है। वो एक अधिकारी के लाकर में था, अकबर जी बगल में खड़े हैं, 8 दिन तक विधानसभा नहीं चला था। तो उसके राज से तो अच्छा है हमारा। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। किसान आंदोलन के बीच किसान नेताओं को नोटिस भेजने पर उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन को किसी ताकत से दबाना बहुत गलत है। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर के भी कहा कि कांग्रेस विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी। केंद्र सरकार जो नोटिस भेज रही है ये बेवकते बेलोड़े ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਡਿਪੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਪੂ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨੰਗਲ 'ਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ। ਨੰਗਲ 'ਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ तमाम ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। और जब जब इन्हों की बारी आई है बीजेपी की, इन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल एक परिवार पर उसके ही पड़ोसियों ने गुंडे बुलवाकर के लाठी डंडों और सरियों से हमला करवा दिया। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन परिवार की महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए हैं और घटना देर रात 11:30 बजे की बताई जा रही है। ये बताया गया है कि बार बार 100 नंबर पर फ़ोन भी किया गया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और न ही पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लाठी डंडों से लोगों को मारा पीटा गया और यहां पर पीड़ित परिवार ने यह आरोप भी पुलिस पर लगाया कि 100 नंबर पर लगातार कॉल की गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। फरीदाबाद से ये घटना सामने आई और ये घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई। रामनगरी अयोध्या के 107 पौराणिक कुंडों की 2 करोड़ रुपए से वैदिक रीति से सफाई की जाएगी। CFM NGO की मदद से कुंडों के पानी को रिचार्ज किया जाएगा और नगर आयुक्त विशाल सिंह ने यह बताया है कि वैदिक रीति के अर्घ के माध्यम से कुंडों के खराब पानी को साफ किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मृतप्राय कुंडों में पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा और अयोध्या में मनु, नल, नील, गणेश और वर्षी, धन्यक्ष आदि कई कुंड हैं और देखरेख के अभाव में कई कुंड अपना अस्तित्व खोते हुए नजर आ रहे हैं। कई सूख गए हैं तो कई कब्जे के शिकार हो गए हैं और नगर निगम ने 107 कुंडों को चिन्हित कर इनकी सफाई के लिए पर्यटन विभाग से सहयोग मांगा है और अब 2 करोड़ रुपए के बजट से कुंडों, तालाबों के पानी की सफाई की जाएगी। और बता दें कि CM योगी ने अयोध्या की 84
कोसी सीमा के सभी तीर्थों के विकास के निर्देश दिए हैं और नगर निगम की पहल उसी का हिस्सा मानी जा रही है। उनको पुनर्जीवित करने के लिए एक वैदिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से एक कंपनी द्वारा पहले लाल डिग्गी में ये प्रयास किया गया। CFM नाम है उसका, कम्युनिटी फ्रेंडली मूवमेंट ये NGO है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने लाल डिग्गी में ये प्रयास पहली बार प्रारंभ किया था और माननीय मंत्री, पर्यटन मंत्री तथा प्रभारी मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। उक्त कार्य को प्रारंभ करते समय जब वैदिक उसमें डाले गया दवाइयाँ डाली गई, वैदिक रीति की जो उत्पन्न दवाइयाँ थी, उनसे बड़ा अच्छा प्रभाव आया है और वर्तमान में आप देख सकते हैं कि सभी जलकुंभी अपने आप सूखने लगी है और जो इम्परवियस लेयर हो जाती है तालाब के बॉटम में गंदगी की वजह से, ऑयल की वजह से, ग्रीजिंग की वजह से, और उसकी BOT कम हो जाती है, तो वो बहुत बुरी हालत में पहुंच रहा था और कोई भी पानी नीचे नहीं जाता था, जिसकी वजह से हमें लगातार उसको पंप करके बाहर नाले में डालना पड़ता था। किंतु इस ट्रीटमेंट की वजह से ये पिछले 1 माह में ये देखने को आया है कि पानी का रिसाव अपने आप कम होने लगा है। किसी प्रकार का बहाव जो बाहर के सीवर आदि जगह से वहाँ पे आ रहा था उनको बंद नहीं किया गया। नालियाँ अभी भी पूर्ववत इसी तालाब में गिर रही हैं, किंतु जो गंध थी, दुर्गंध थी, वो खत्म। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बनने वाले मेडिकल कॉलेज निर्माण में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इसके निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी नामित किया गया है और लेकिन इस संस्था ने नोएडा की एक दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया। RNN के प्रोजेक्ट मैनेजर और JE ने नोएडा की कंपनी को ये मटेरियल मुहैया कराने के नाम पर 36 करोड़ रुपए का गबन किया है और बता दें कि यह खबर कई दिनों तक अखबारों की सुर्खियों में भी रही। मामला मीडिया में आने के बाद इसकी शासन स्तर पर जांच की गई तो इंजीनियर की खारस्तानी पकड़ी गई और इंजीनियर के खिलाफ कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस मामले में पुलिस को 5 लोगों की तलाश थी, जिसके बाद जब पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक आरोपी अपने घर पर ही मौजूद है, पुलिस ने छापेमारी की और आरोपी इंजीनियर रामधार सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया है। और बहराइच पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर त्र्यंबक नाथ दुबे ने यह बताया है कि SO दरगाह के नेतृत्व में ये टीम गठित की गई और सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक आरोपी इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 447/20, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 और 409 IPC के मुकदमे में वांछित अभियुक्त रामधार सिंह यादव सन ऑफ श्री राम रतन सिंह यादव निवासी सक्करपुर, थाना नौनहरा, जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 55 वर्ष को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में गठित टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक हिरासत में। राजस्थान के जालोर जिले में शनिवार की देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। चलती बस में बिजली का करंट दौड़ने की वजह से 6 लोगों की झुलसकर के मौत हो गई और करीब 17 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा जालोर जिले के महेशपुर में हुआ है, जहां पर एक यात्री बस बिजली के तार के संपर्क में आ गई और देखते ही देखते 6 यात्रियों की मौत हो गई। जालोर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर छगन लाल गोयल ने यह बताया है कि हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 4 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। वहीं इस दुर्घटना में घायल 17 लोगों को जोधपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है और मिली जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी हुई 2 बसें रास्ता भटक गई थी और एक गांव में पहुंच गई। वहां पर रास्ते में बिजली का एक तार झूलता देख ड्राइवर ने बस रोक दी और बस का कंडक्टर बस की छत पर चढ़कर एक डंडे की मदद से बिजली के तार को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा ताकि बस को निकाला जा सके और इस दौरान बस बिजली के तार की चपेट में आ गई और यह हादसा हो गया।
मध्य प्रदेश के भोपाल के पुराने इलाकों हनुमानगंज, जटीला, जमालपुरा और गौतम नगर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया। मामला कबाड़खाना इलाके में आरएसएस की जमीन की बाउंड्री निर्माण से जुड़ा हुआ है। हनुमानगंज पुलिस के मुताबिक कबाड़खाना इलाके में 30,000 स्क्वायर फीट जमीन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाउंड्री वॉल बनवा रहा है और इस मामले को लेकर के कुछ लोगों ने आपत्ति जताकर के जमीन को वक्फ बोर्ड की बताया था। इसके बाद मामला कोर्ट में गया और पक्ष में फैसला आने के बाद आरएसएस वहां पर बाउंड्री करवा रहा है और इस दौरान विवाद की आशंका को लेकर के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है और प्रशासन को आशंका है कि बाउंड्री निर्माण को लेकर के स्थानीय लोगों और एक समुदाय के लोग विरोध कर सकते हैं। इससे शहर की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को खतरा है। इसे देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत रविवार सुबह 9 बजे से पुराने भोपाल के थाना हनुमानगंज, जटीला, जमालपुर और गौतम नगर क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया। इसमें सिंधी कॉलोनी के पास एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर 2 समुदायों के बीच में लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। उसमें पहले एक समय में रिसीवर की नियुक्ति भी की जा चुकी है। अभी क्योंकि कोर्ट के सभी फैसले एक पक्ष के फेवर में हैं, अपॉइंटेड नहीं है, तो उनके द्वारा वहाँ बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसको देखकर दोनों समुदायों में किसी प्रकार के विवाद की और टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको देखते हुए एक तरफ कानून व्यवस्था लगाई गई। धारा 144 के तहत 3 थाना क्षेत्र में आवागमन प्रतिबंधित किया गया है और बाकी 8 थाना क्षेत्रों में केवल 80 ऑफ 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित है। सभी व्यवस्थाएं और शेष जो आवागमन है वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही हमें लगेगा कि स्थिति नियंत्रण में है और ईज आउट हो रही है, हम लोग इस पे पुनः विचार करके। तो उसकी ज़मीन का मामला है, पुराना प्रकरण चल रहा था, उससे उनको गया तो उसका पोजीशन लेना है। इस भूमि में कहीं पर साम्प्रदायिक तनाव ना हो जाए, इसके परिदृश्य में जो है कई जगह व्यवस्थाएं लगाई गई हैं, लोगों से सामंजस्य बना हुआ है। होपफुली किसी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। सर, क्या धारा 144 लगाई गई है? हाँ, लगाई गई ना। ये 3 थानों में तो संपूर्ण रूप से लगाई गई है। ये हनुमानगंज, टीला और गौतम नगर जो है वो 5 से ज़्यादा लोग जो बाकी प्रावधान है उनके तहत लगाई गई। तो ये कब तक लगभग अभी जब तक हमको ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति लगेगी उस तब तक लगेगी। गुजरात के हेमंतनगर में एसओजी पुलिस ने 77 लाख के वाहनों के साथ एक आरोपी को धर दबोचा है। साबरकांठा की टीम को जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी गाड़ी किराए पर लाता था और उसके बाद किसी बड़े गिरोह से इसके संबंध थे, जिन्हें ये गाड़ी बेच देता था। आरोपी का नाम पंचाल परेश भाई बताया जा रहा है और अब टीम ने बड़ी संख्या में आरोपी के पास गाड़ियां बरामद की हैं। માલિકો પાસેથી વધારે પૈસા આપવાની લાલચ આપી પોતે સદર ગાડી ગીરે મૂકી દેતો હતો અને એવી રીતે 10 ગાડી તેણે અલગ અલગ જગ્યાએ ગીરવે મૂકેલી હતી। આમ એસઓજીના સ્ટાફ તથા પીએસઆઈએ 10 ગાડી તથા 77 લાખનો। कुल्लू में अब जल्द ही रेहड़ी फेड़ी वालों के लिए उचित स्थान तय कर दिया जाएगा और उनकी एक कमेटी भी बनाई जाएगी। वहीं नगर परिषद कुल्लू में आयोजित कार्यक्रम में कुल्लू शहर के 100 से अधिक रेहड़ी फेड़ी दुकानदारों ने ये भाग लिया और ताकि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी रेहड़ी फेड़ी वालों को भी दी जा सके। वहीं सरकार की ओर से उन्हें दिए जा रहे लोन के बारे में भी जागरूक किया गया और नगर परिषद कुल्लू के कार्यकारी अधिकारी डीआर नेगी ने यह बताया है कि कुल्लू शहर में काफ़ी संख्या में रेहड़ी फेड़ी वाले दुकानदार हैं जो जगह जगह अपनी दुकानें लगा करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं। ऐसे में अब उनकी एक कमेटी भी बनाई जाएगी और साथ ही रेहड़ी फेड़ी वाले दुकानदार उसमें अपना प्रधान भी तय करेंगे। वहीं कमेटी के द्वारा ही निर्णय ये लिए जाएंगे कि कुल्लू शहर में उन्हें कहां पर जगह मुहैया करवाई जा सके ताकि सभी एक ही छत के नीचे कारोबार कर सकें। और इस दौरान सरकार के द्वारा दिए जाने वाले लोन के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई है और कुल्लू में भी 70 पहाड़ी दुकानदारों को ये लोन दिया जा चुका है।
10 तारीख से 25 तारीख तक हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चला हुआ है। ये पूरा हिमाचल में चला हुआ है, आपका मंडी आपका यहाँ पर कुल्लू में भी चला हुआ है। तो इसके ऊपर हमने एक अवेयरनेस कैंप रखा था जिसमें हमारे रेगुलर स्टाफ है, आपका वेंडर वाले और डोर टू डोर वालों को हमने ये अवेयरनेस कर दिया है कि भाई आपका गीला सूखा और आपका हजारियस को कैसा अलग अलग करना है। तीसरा ये था कि हमारा जो 2 बजे के बाद जहाँ पर भी हमारा परसों के बाद हमारा एक नंबर और 11 नंबर और इसी तरह हर दिन आपका जो इसका सफाई होता रहेगा और ज्वाइंट करेंगे इसमें जो डोर टू डोर भी हमारा रेगुलर वाले भी करेंगे। और इसी के बीच में हो सकता है हमारा 18 तारीख को अगर इलेक्टेड बॉडी भी अगर चुन ले तो उनको भी साथ लेके, और इसमें हम आपका भी बहुत सहयोग चाहेंगे, मीडिया प्रिंट मीडिया का भी इस स्वच्छता को कामयाब बनाने में हमारे को आप प्रसार के द्वारा हमारा सहयोग करें। और दूसरी बात, जहाँ तक हमारा जो आपका वेंडर कमेटी। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के नंगल में अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने निकाय चुनाव को लेकर के ये कहा है कि राज्य में चुनाव का माहौल नहीं है, इसलिए अकाली दल ने चुनाव आयोग से ये मांग की है कि सीआरपीएफ की तैनाती की जाए और वीडियोग्राफी चुनाव में करवाई जाए। वहीं कैप्टन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस से ही है। वहीं किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी उन्होंने निशाने पर लिया। मुद्दे तो इको एक भी 4 साल च करे कख नहीं। स्वै नजायज़ शराब बेचण दे, स्वै नजायज़ माइनिंग करन दे, जंगलों की लकड़ बेचण दे, स्वै होर कुछ नहीं किया 4 साल भी। ऐसी प्राप्ति नहीं पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की जिहदे आधार ते चोण लड़न। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਟੈਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਉਲਾਰ ਕੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की राज्य की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने। और राज्य मंत्री ने यहां पर प्रतिभागियों की प्रतिभा को सराहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड-19 के कारण बच्चे लंबे समय से अपने घरों में रहने को मजबूर थे, लेकिन परिषद ने बच्चों को घर पर बैठे बैठे ही विश्व स्तरीय मंच प्रदान कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 5 लाख बच्चों ने ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लिया है और बेटों की तुलना में बेटियों ने 3 गुना अधिक प्रतिभागिता का इसमें हिस्सा लिया और इतिहास रचने का काम किया।
मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक शख्स को अपने दोस्त से मजाक करना भारी पड़ गया। इसके चलते उसे न सिर्फ जेल जाना पड़ा बल्कि उसका दोस्त भी अस्पताल पहुंच गया। पुलिस ने इस घटना में आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के कटनी में माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दाल मिल है। यहां पर सुखराम यादव और उसका दोस्त विनोद ठाकुर काम करते हैं। बताया जा रहा है कि मिल में काम खत्म करने के बाद दोनों दोस्त कपड़े बदल रहे थे और उस दौरान विनोद ठाकुर ने दाल सुखाने वाले कंप्रेसर का नोजल सुखराम के प्राइवेट पार्ट पर लगा दिया और उसके पेट में हवा भर दी। इससे सुखराम का पेट बुरी तरह से फूल गया और उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस के मुताबिक सुखराम को गंभीर हालत में निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और उसे आईसीयू में रखा गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सुबह के समय इसके साथ में जो काम करने वाला एक अन्य व्यक्ति है विनोद ठाकुर, उनके द्वारा जिससे सॉर्टिंग करते हैं दाल की प्रेशर एयर प्रेशर से, उस एयर प्रेशर को उसके प्राइवेट पार्ट के पास में लगा दिया था, जिससे उसके पेट में हवा चली गई और उसके इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम आई और इस कारण से उसकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उसको अस्पताल के लिए ले जाया गया, जहां पर भर्ती किया गया था। कल उसकी स्थिति स्थिर थी, आज भी स्थिर है और उसका उपचार किया जा रहा है। इसमें जो भी घटना हुई है उसमें दोषी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जो दोषी है वो भी फरार है कि दोषी उपलब्ध है, उससे भी बातचीत हुई, घटना कैसे हुई। किन धाराओं के सर मामला दर्ज हुआ? इसमें अभी धारा 287, 337 भारतीय। बुंदेलखंड में घर की छत से शुरू हुआ स्ट्रॉबेरी का उत्पादन अब बाजार में सब दृढ़ इच्छा शक्ति से संभव। व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकार आवास से आज स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आगाज किया है और झांसी में करीब 1 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव के आयोजकों के साथ झांसी के सांसद, विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्रीगण और अधिकारियों को इस बड़े आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि झांसी में अगले 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी महोत्सव चमत्कार से कम नहीं है। आज ये तय हो गया है कि बुंदेलखंड में सब कुछ है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये तो हमारे बुंदेलखंड के किसानों के परिश्रम का परिणाम है। मैं इसके लिए सभी किसान बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कार्य घर की छत से प्रारंभ किया गया था और इसके बाद बढ़ा करके इसे वहां के खेतों में भी रोपित किया गया। यूपी के मथुरा में कृष्णनगर रमंडी चौराहे पर आरएलडी नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने रिक्शा चलाकर के बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपना आक्रोश जताया और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर के उनके द्वारा ये अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने गले में दाल, चावल, कच्ची रोटी, तेल की बोतल की माला बनाकर के सरकार का विरोध किया। आरएलडी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चरम सीमा पर है, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, सरसों का तेल है, आटा है, दाल है, चीनी है, जितना भी खाद्य सामग्री है। आप देख रहे हैं कि रिक्शा जो कुंवर साहब हमारे बैठे हुए, इसलिए हम लोगों ने चलाया है इसको कि अब पेट्रोल 84 हो गया, डीजल 74 हो गया, कहीं 91 भी है, जबकि इसका रेट बाजारी रेट 3,975 रुपये है, जो 23 रुपये 43 रुपये इसको पेट्रोल को बिकना चाहिए मार्केट के अंदर। आज बिक रहा है 84 रुपये। गरीब आदमी इस महंगाई में जो सुबह से शाम तक, पहली बात तो यह है कि मोदी ने सारे गरीबों को ही समाप्त कर दिया। गरीबी तो उन्होंने मिटा दी पूरी, क्यों गरीबों को समाप्त कर दिया है। इसलिए हम लोग ये दाल देख रहे हैं, 100 रुपये से कोई दाल कम नहीं है। आज 150 रुपये का भाव। सरसों का तेल ले लो, चाहे रिफाइंड ले लो, आटा 25 से 30 रुपए किलो है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इस महंगाई में परेशान आदमी नहीं है। हम लोग आज हमारे
देश भर में चल रहे कृषि कानून के विरोध के बाद अब बीजेपी ने अपने तरीके से काम को गति देना शुरू कर दिया है। उज्जैन में सांसद अनिल फिरोजिया ने ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर के उनकी समस्या सुनी और कृषि कानून बिल को लेकर के उन्हें समझाया। वहीं ये बता दें आपको कि सोमवार को कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन और जिसमें अधिक संख्या में समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद है। और सांसद अनिल फिरोजिया ने ग्रामीणों को कृषि कानून के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया है, जिसे ग्रामीणों ने ध्यान से सुना और बाद में ये भी कहा कि हम कानूनों से संतुष्ट हैं। आज ये हमारा कनासिया गांव है जो तराना तहसील का सबसे बड़ा गांव और पूरे जिले का बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड गांव है। यहाँ इस गांव के जो युवा है अधिकतर सेना में है और गवर्नमेंट जॉब में भी है। इस गांव में आज हमने यहाँ खाट चौपाल लगवाई, गांव में मेरे को बुलाया, स्वागत सम्मान भी करा और खाट चौपाल के द्वारा जो किसान बिल आया है इसकी जानकारी हमने किसानों को दी है और हमारा किसान संतुष्ट है कि वह बिल से वो संतुष्ट है, क्योंकि उसको अधिकार मिले हैं कि वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है और सीधा लाभ कमा सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो बजट आया था, किसान बजट जो आया है हमारे खेती किसानी का, कृषि बजट जिसको हम बोलते हैं, उस बजट में भी हमने ये जानकारी दी है कि हमारे युवाओं को वेयर हाउस खोलने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, बीज खाद बनाने के लिए, इसके लिए भी जो है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत माननीय मोदी जी ने उनको रोजगार देने के लिए वो प्रावधान करा है, जिसमें मैं सांसद होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं पहले भी लोन दिलाता रहा हूं और युवाओं को रोजगार दिलाने का हमने काम किए और अभी भी आगे भी हम उनको यही विश्वास दिला रहे हैं कि आपको हम रोजगार दिलाएंगे और उसमें मदद करेंगे। सेक्रेटरी को भी निलंबित किया, लोगों का यहाँ पर विरोध था, तो क्या कारण रहा? ये गाँव में ये आया, इससे पहले मुझे मालूम था कि यहाँ पे सेक्रेटरी जो मार्केटिंग का सेक्रेटरी वहाँ भ्रष्ट है और जिसको बहुत करप्शन करा, जिसके कारण पूरा गांव आपने भी देखा है कि उसका काफी विरोध था। उसको हमने सस्पेंड करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। सेक्रेटरी काम उसका करा। किसान बिल हमें पूरी तरह समझ में आया है और उन्होंने जो भी बात बताई बहुत बढ़िया बताई है। क्या समझाया उन्होंने ये समझाया कि मोदी जी ने जो ये किसान बिल प्रस्ताव पारित किया था, ये किसानों के हित में है, ये इनके अहित में नहीं है। हाँ, पूरी तरह संतुष्ट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी रविवार को यूपी के वृंदावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए और पूजा भी की, आशीर्वाद लिया। वहीं सेवायत गोस्वामियों से उनका माल्यार्पण करके उनका स्वागत भी वहां पर किया गया। और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद ने देश में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत को लेकर के वैज्ञानिकों को बधाई दी। और वहीं कोरोना वैक्सीन और किसान आंदोलन के सवाल पर उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। श्री चरणों के दर्शन करने आता हूँ। आज भी आया हूँ, प्रदीप माथुर जी मेरे साथ, तो बिना इनके तो फिर संभव ही नहीं है। और आज ये हमारे शहर अध्यक्ष गोपी जी महाराज यही हैं, शहर अध्यक्ष और सभी कांग्रेस जनों के साथ हम लोगों ने दर्शन किया, कामना की कि कोरोना से मुक्ति मिले भारत को, भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक सेहत दोनों बिगड़ रही है वो ठीक हो और भारत फिर उस रास्ते पे लौटे जिस रास्ते पे कांग्रेस इसे लेकर चली थी, प्रगति की ओर, विकास की ओर, भाईचारे की। आपने कोरोना से मुक्ति की बात की है, वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू होगा, कई लोगों को लग भी चुकी है, इस बारे में क्या कहना है, जबकि राजनीति सियासत बहुत जुड़ी हुई है? देखिए, मैं इसमें बहुत ही विनम्रतापूर्वक सारे वैज्ञानिकों को जिन्होंने इसे ईजाद किया है उन्हें बधाई दूंगा और इस महाअभियान के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा। बेहतर ये होता कि इसे वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए छोड़ देता। और हमारी प्रधानमंत्री जी आदत से मजबूर है, जब तक हर चीज को इवेंट न बना ले। पश्चिम बंगाल का सियासी दंगल काफी रोचक होने वाला है। अब शिवसेना भी इस सियासी संग्राम में कूद पड़ी है। पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यह घोषणा की है कि शिवसेना पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए यह कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद
शिवसेना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और हम जल्द ही कोलकाता पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार चल रही है। अब देखना होगा कि क्या शिवसेना यहां भी कांग्रेस से हाथ मिलाती है या फिर नहीं। गौरतलब है कि बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट या गठबंधन है, इनका गठबंधन है और टीएमसी ने वाम मोर्चा और कांग्रेस से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की थी, लेकिन दोनों दलों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जोर शोर के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी है। राजस्थान के जालोर जिले में शनिवार को देर रात हाई वोल्टेज करंट आने से यात्रियों से भरी बस में आग लग गई और इस घटना में 6 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी संवेदना जताई है। महेशपुरा गांव में घटित घटना से मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख रुपए, वहीं गंभीर घायल को 50,000 की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जब मृत लोगों के परिजनों से बातचीत करते समय भावुक हो गए। आपको बता दें कि घटना में 3 महिला और 3 पुरुषों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल फिरोजाबाद के मंदिर में एक थैले में नवजात शिशु के मिलने से आसपास के लोगों में भीड़ वहां पर जमा हो गई और वहां पर सनसनी फैल गई। मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने वाले एक श्रद्धालु ने नवजात शिशु को सहारा दिया है और मौके पर आई पुलिस ने नवजात को पुजारी के सुपुर्द कर दिया है। ये एक व्यक्ति हैं शिशपाल नाम के, मोहम्मदाबाद के रहने वाले बता रहे हैं आपको। और एक बच्ची है जो नवजात है, शायद ये रात में पैदा हुई है क्योंकि नाड़ भी उसके जुड़ा हुआ था और हाइपोथर्मिया की ग्रसित लगी थी। तो हमने उसको यहाँ अपने यहाँ मशीन में रखवा दिया था और उसकी जांच वगैरह भी कर ली है। अभी तो वो बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बच्ची है। और इसके लिए हमने अपने सीएमओ मैडम को, एसडीएम साहब को और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और इसमें आगे की जो भी नियमानुसार कार्रवाई है करके ये बच्ची को जो है फिरोजाबाद चिराग सोसाइटी डॉक्टर जफर आलम में उनसे बात हुई है, बच्ची को वहाँ भेजा जा रहा है। यूपी के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया और इस मौके पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति अरविंद कुमार ने यह कहा है कि मुझे फसल देखने का मौका भी मिला है। बुंदेलखंड में पहली बार इस तरह का प्रयास किया गया है और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की बहुत संभावनाएं हैं। फल का अच्छा वजन प्राप्त हुआ है। अच्छा है क्योंकि इससे मुनाफा काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इसकी हम मार्केटिंग अगर सुचारू रूप से कर लें और इसके प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये पेरिसेबल प्रोडक्ट्स है, इसलिए हमको इसके प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देना होगा और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, विभिन्न उत्पाद हैं, उनको भी बना के बाज़ार में लाना होगा। तो ये एक कम समय में एक तरीके से अच्छा मुनाफा दे जाती है, लेकिन इसकी तकनीकी जानना बहुत आवश्यक है किसानों को, जो शायद आज बुंदेलखंड में क्योंकि नई फसल है उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एक अन्य किसानों तक ही पहुंचेगी। और इसका मुझे यूपी के सिद्धार्थनगर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल और विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 1148 दिव्यांगों को उपकरण बांटा और कार्यक्रम में दिव्यांगों के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान सांसद जगदम्बिका पाल ने कोविड-19 वैक्सीन पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पर यह कहा कि विपक्ष के लोग देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का आविष्कार कर लिया है और विदेशों से वैक्सीन के ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष के लोग वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। वो लोग देश की छवि को दुनिया में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जो पहले, अभी आप भी, आपके माता पिता, हम लोग कहते थे कि भैया ये अंग्रेजी दवा लेते आओ। ये जितनी दवाएं एलोपैथिक की मिलती थी, इन दुकानों को लोग अंग्रेजी दवा की दुकान कहते थे। और उस देश ने, अगर आज कोविड-19 के इस देश के वैज्ञानिकों ने
सीरम इंस्टीट्यूट ने, भारत बायोटेक ने आविष्कार कर लिया हो, उस कोविड वैक्सीन में 3 करोड़ जो कोरोना के योद्धा हों उनको लग रहा, कल से शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, कल खुद योगी जी उस सेंटर पे गए थे, कल सिद्धार्थनगर में 4 जगह ब्लॉकों पे 100 लोगों को, मैं खुद बांसी PSC पे गया था, मेरे सामने वहाँ पे लोगों को कोरोना वायरस को टीका लगना शुरू हो गया। और यहीं तक नहीं कि 3 करोड़, हम देश के आने वाले दिनों में सभी को की ज़िंदगी की सुरक्षा करने के लिए कोरोना का वैक्सीन देंगे, लेकिन इस बीच में भी 3 करोड़ वैक्सीन के डोज की ब्राज़ील से ऑर्डर आया है, फिलीपींस से आया है। तो आज हमारे दवा की मांग, वैक्सीन की मांग दुनिया के मुल्कों में शुरू हो गई, दुनिया से डॉलर आएगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वो लोग देश के गद्दार हैं जो भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा आविष्कार की हुई वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनकी आलोचना करता हूँ। पिछले 6.5 वर्षों से जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से दिव्यांगों के बारे में एक तो सम्मान का काम किया गया कि इनको दिव्यांग विकलांग के जगह पे कह दिया गया। तब से दिव्यांगों के बारे में गंभीरता पूर्वक सरकार ने विचार किया और इनके लिए योजनाएं लागू की। मेरे ख्याल से जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि आज के पहले डुमरियागंज विधानसभा और तहसील में 1148 दिव्यांग बंधुओं को उपकरण नहीं उपलब्ध हुए होंगे, और इसी के साथ यहाँ के जो ट्राईसाइकिल वाले लोग हैं जिनको आवश्यकता है, जिनको 70-80% से ऊपर जो दिव्यांग हैं, तो हम लोगों ने यह तय किया है कि जैसे ही विधायक निधि आएगी तो उसके पहले मेडिकल परीक्षण इनका हो जाएगा। मेडिकल परीक्षण के बाद हमने घोषणा भी कर दिया है कि 50 लोगों को जो केंद्र और प्रदेश के बाद जो पैसा धनराशि देनी है वो अपने विधायक निधि से देंगे, और आवश्यकता होगी तो सांसद। कोरोना के चलते 1 साल बाद करनाल के कर्ण स्टेडियम में 2 दिवसीय 34वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुक्रवार से शुरू हो गई और इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों से अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 20 के करीब 2000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हरियाणा एथलेटिक्स सेक्रेटरी राजकुमार मिठान की देखरेख में पहले दिन शुक्रवार को हाई जंप, रेस, जेवलिन, शॉटपुट, लॉन्ग जंप प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और पहले दिन आयोजित प्रतियोगिता में सिरसा, सोनीपत और चरखी दादरी का दबदबा रहा। इन जिलों की टीमों ने अंक तालिका में 5-5 मेडल हासिल किए और वहीं हिसार, जींद और पंचकूला ने 4-4 मेडल प्राप्त किए। एथलेटिक्स खिलाड़ियों के लिए कर्ण स्टेडियम में 7 करोड़ी सिंथेटिक ट्रैक और बेहतर सुविधाएं होने के बाद भी करनाल का प्रदर्शन पहले दिन निराशाजनक रहा। राजकुमार मिठान ने यह बताया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 6 से 10 फरवरी तक आसाम के गुवाहाटी में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के बेलारी विधानसभा से विधायक फ़हीम इरफान के चाचा और सपा नेता मोहम्मद उस्मान पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल पीड़ित हारून जफर ने जिला अधिकारी से शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि बेलारी में समाजवादी पार्टी के विधायक और उनके परिवार के लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत पर डीएम मुरादाबाद ने एसडीएम बेलारी को मामले की जांच सौंप दी और जांच में समाजवादी नेता मोहम्मद उस्मान के प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी फर्जी निकली, जिसके बाद एसडीएम के आदेश पर बेलारी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें धारा 420, 467, 468, 471 लगाई गई। मोहम्मद उस्मान पूरे परिवार के साथ दिया गया था, मैं विधायक फ़हीम के और उसके भाइयों के, जिन्होंने भी बीसी के सर्टिफिकेट बनवाए थे सामान्य जाति के होते हुए, जो तुर्क जाति से संबंध रखते हैं, और उन्होंने झोजा के सर्टिफिकेट बनवाकर गांव से लेके और जिला पंचायत तक काफ़ी उसके जो इस्तेमाल किए हैं, जो नहायती गलत और नाजायज़ तरीका है, जो किसी का हक मारा गया। पूरे प्रकरण में सिर्फ झोजे के लिए ही हमने शिकायत की थी कि ये गलत है, क्योंकि मैं उसी परिवार का हूँ, वो एक ही दादा के हम सारे ख़ानदान से एक औलाद हैं। तो जब हम झोजे के बजाय सामान्य जाति में आते हैं तो उसी खानदान की आधी औलाद झोजा में कैसे आई, ये हमने शिकायतें की थी। जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर कथित तौर पर मेरे खिलाफ एफआईआर होने का
जो मुझे जानकारी मिली है वो केवल और केवल राजनीतिक तौर पर FIR लिखाई गई है, क्योंकि मैं लगातार समाजवादी पार्टी में बहुत समय से सक्रिय हूँ। पहले मेरे भाई समाजवादी पार्टी से विधायक थे, अब मेरे भतीजे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। मैं खुद 6 मरतबा समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। इसके अलावा भी भारतीय प्रधान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में, बार में और तमाम तौर पर राजनीतिक तौर पर मेरी लगातार सक्रियता रहती है। इन तमाम हालातों के चलते हुए यकीनी तौर पर ये FIR मेरे खिलाफ राजनीतिक दबाव में की गई है। ये किसी शिकायतकर्ता का पत्र आया था जिसमें जाति प्रमाण पत्र की शिकायत थी। उसको थाना बिलारी को जांच करके विधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। अब वो जांच करके ही कार्रवाई करें। अभिनेता अक्षय कुमार ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए सभी से अपनी क्षमता अनुसार दान देने की अपील की है। वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका और दोनों के बीच में महासमुद्र। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी। राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था। प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों पर। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए, पूछा तुम गिलहरी कर क्या रही हो। गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूं, उस पर रेत लपेटती हूं और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती हूं। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूं। आज बारी हमारी। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। चलिए, मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।